नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वन डे एग्जाम क्लास। देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल के 25,271 पदों के लिए आप सब आवेदन मांगे हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो आपको पोस्टें मिलती हैं वो बीएसएफ की मिलती हैं, सीआईएसएफ की मिलती हैं, एसएसबी, आईटीबीपी, एनआईए, एसएसएफ की पोस्टें इसमें आपको देखने को मिलती हैं। इसमें योग्यता जो मांगी गई है वो हाई स्कूल पास मांगी गई है और एज जो मांगी गई है 18 से 23 वर्ष मांगी गई है। और ओबीसी, एससी, एसटी अगर आप हैं तो इसमें आपको एज की छूट भी दी जाएगी। तो इसके पहले भी एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर हुआ था। ये जब भर्ती आई थी इसके पहले 2018 में आई थी और इसका एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था वो 2019 में हुआ था। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो 11/3/2019 को प्रथम शिफ्ट में मैथ का जो पेपर संपन्न हुआ था उसके सारे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। मैथ के इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर सेक्शन से देखिए 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएस से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ से 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक भाषा आप चूज करके उसके 25 प्रश्नों को कर सकते हैं। इस प्रकार से पेपर जो आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का होता है वो 100 प्रश्नों का होता है। तो चलिए प्रयास करिए कि इसमें मैथ के आप 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 23, 45, 64, 81 और 77 का आपको माध्य निकालना। ये 5 संख्या दी गई हैं, इसका आपको मीन बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए। चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास करिए। देखिए मैथ का सेक्शन जो स्टार्ट होता है वो 51 नंबर पे से स्टार्ट होता है। 51 से लेकर के 75 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो मैथ के क्वेश्चन होंगे। हमने आपको बताया ना कि 25 का सेक्शन होता है। ये तीसरा सेक्शन जो आता है वो मैथ के प्रश्नों का आता है। तो यहाँ पर आपको माध्य निकालना है, मीन निकालना है। माध्य को आप समझ सकते हैं, मतलब आपको औसत निकालना है। जो जितनी भी संख्याएं दी गई हैं 5 संख्याएं हैं, इन संख्याओं को आपका करना है जोड़ लेना है। ये पांचों संख्याओं को जोड़ करके बटे 5 कर दीजिए। 5 संख्याएं तो बटे 5 कर देंगे तो आपको माध्य मिल जाएगा या फिर आपको औसत मिल जाएगा। तो चलिए जोड़िए 23, 45, 64, 81, 77 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना बनेगा जाकर कि ये 290 बनेगा। और कितनी संख्याएं? 5 संख्याएं, तो 5 से भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 58। ठीक है, ये पांचों संख्याओं के माध्य या फिर औसत की बात करेंगे तो 58 आ जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। दूसरा क्वेश्चन है ए और सी किसी कार्य को मिलकर के 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को मिलकर के 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। और ए, बी, सी तीनों मिलकर के उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर के उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? चलिए 4 ऑप्शन है, समय आपके पास पर्याप्त है। वीडियो को रोक करके आप जितना चाहे समय को ले सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले आपको ए, बी, सी तीनों की क्षमताओं को निकालने का प्रयास करना चाहिए। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा गया ए और सी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी जो हैं कार्य समान है, 12 दिन में करते हैं। ए, बी, सी उसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको करना क्या होगा, 20, 12, 8 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो निकल कर आएगा 120। 120 जो हमने माना ये हमने टोटल कार्य मान लिया। तो ए और सी की अगर हम लोग संयुक्त क्षमता की बात करेंगे 120 में 20 का भाग करेंगे कितना निकलेगा? 6 निकलेगा। बी और सी अगर हम लोग 120 में 12 का भाग करेंगे तो निकले कितना? 10। और यहाँ पर 120 में 8 का भाग करेंगे तो निकलेगा 15। तो यहाँ पर से हमने क्षमताएं निकालनी संयुक्त रूप में। अब हम लोग अलग अलग करके तीनों की क्षमताओं को निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 15 है और बी और सी की क्षमता 10 है। इसका मतलब कि ए की क्षमता कितनी होगी? 15 में से 10 घटा देंगे तो ए की क्षमता आ जाएगी 5। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अगर ए की क्षमता 5 आ गई और ए और सी की क्षमता 6 है, इसका मतलब सी की क्षमता कितनी होगी? 1 होगी। ए और सी की हमने निकाल ली। अब बी बचा। देखिए ए, बी, सी की क्षमता 15 है, यहाँ पर से भी आप बी की निकाल सकते हैं। और बी, सी की क्षमता 10 है। बी, सी की क्षमता 10 है, इसका मतलब कि सी की क्षमता जब 1 होगी तो बी की क्षमता कितनी होगी? 9 होगी। तभी तो दोनों मिलकर के 10 बनेंगे। इस प्रकार से आपने जब अलग अलग दोनों की क्षमताओं को निकाल लिया तो आराम से आप निकाल सकते हैं ए और बी मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ए और बी जब दोनों मिलेंगे तो दोनों की क्षमताएँ जुड़ जाएंगी। ए की क्षमता 5 है और बी की क्षमता 9 है, तो 9, 5, 14 दोनों की क्षमता मिलकर के 14 हो गए। टोटल कार्य हमारा 120 है। तो 120/14 जो होगा वो उसी कार्य को इतने दिन में करेंगे। तो 120/14 कर दीजिए या फिर आप इसे काट करके 60/7 कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? इसका पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। इस प्रकार से आप तीनों की क्षमताओं को निकाल लेंगे तो जो सवाल में पूछ रहा है उसे आप आराम से सही कर सकते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है, किसी उत्पाद की अंकित मूल्य आपको 500 रुपये दे रखा है। ठीक है, 500 रुपये उसका अंकित मूल्य दे रखा है और 10% और 10% की छूट देने के बाद उसका आपको विक्रय मूल्य बताना है। अब ये 500 में आप 10% की छूट देंगे तो मतलब बचेगी 90/100 और फिर से आप इसको 10% की छूट देंगे तो 90/100। इस प्रकार से इसके जीरो काट सकते हैं आप, 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे और 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे। तो 81 × 5 कर दीजिए। 81 × 5 करेंगे तो 5 और 5 × 8 = 40। मतलब 500 की वस्तु जो थी अंकित मूल्य पर, अगर हम उसे 10% की छूट देंगे तो उसका विक्रय मूल्य जो बचेगा, जो बेचने वाला मूल्य है, वो 405 रुपये निकलेगा। इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का आपको अनुपात दे रखा है 4:5। ठीक है, उनके घनों का योग आपको दे रखा है 1512, तो उनके अंतर का आपको वर्ग निकालना है। तो मान लीजिए वो जो संख्याएं जो आपको दे रखी है 4x और 5x दे रखी है, x लगा लीजिए। अब क्या कह रहा है, उनके घनों का योग, ठीक है, घन कर लीजिए, 4x का घन मतलब क्यूब कर लीजिए और उनका योग का है 5x का घन कर लीजिए, 3 घात लगा करके, बराबर आपको 512 दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो 4 चौको 16 चौको 64 x क्यूब बनेगा ये, और 125 x क्यूब बराबर 1512 बनेगा। इन दोनों को जोड़ेगा 125 और 64 को तो बनेगा 189। तो x क्यूब निकल कर आएगा 1512/189। ठीक है, यहाँ पर से आप इसको भाग करेंगे तो नीचे आ जाएगा 189। अगर आप 189 को यहाँ पर काटेंगे तो कितना बनेगा जा करके, ये 8 बार में जाएगा। ठीक है, x क्यूब बराबर 8 आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ पर से निकल कर आएगी 2। ठीक है, x की वैल्यू आपने 2 निकाल लिया तो पहली संख्या निकलेगी 8 और दूसरी संख्या निकलेगी 10। अब ये क्या कह रहा है, उनके अंतर का वर्ग, इनका अंतर करेंगे और उसका वर्ग कर देंगे तो अंतर आएगा 2, माइनस में आएगा, अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। आराम से आप लोग इसको देखिए और समझने का प्रयास करिए। पांचवा क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 8 दिनों में और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 3 दिनों तक इस कार्य को एक साथ करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष बचा, ये आपको बताना है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप लोग क्षमता निकालने का प्रयास करिए। ए और बी की अगर आपने क्षमता निकाली तो प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर ए देखिए 8 दिनों में किसी कार्य को करता है और बी जो है 16 दिन में किसी कार्य को करता है। इन दोनों का एलसीएम कितना निकलेगा, 16। 16 जो होगा ये टोटल वर्क भी होगा, एलसीएम के साथ साथ टोटल कार्य भी हम मान लेंगे कि 16 टोटल कार्य हैं। तो 16 में से 8 का भाग करेंगे तो ए की क्षमता निकलेगी 2 और बी की क्षमता निकलेगी 1। 16 में 16 का भाग करेंगे तो 1। यहाँ पर क्षमता का मतलब ये होता है कि ए जो है वो एक दिन में 2 कार्य करता है और बी जो है एक दिन में एक ही काम करता है। तो अब क्या कह रहा है, इस कार्य को एक साथ करते हैं। अगर ये दोनों मिल करके कार्य करेंगे तो एक दिन में ए कर रहा था 2 और एक दिन में बी कर रहा था 1, दोनों मिल करके एक दिन में करेंगे 3 काम। टोटल काम हमारा 16 है और ये 3 दिनों तक साथ में काम करते हैं। एक दिन में 3 कर पाएंगे तो 3 दिनों में 3 त्रिक 9 काम कर पाएंगे। 16 में से 9 काम कर पाएंगे 3 दिनों में, तो बचा काम कितना, 9 7 16। 7/16 काम जो होगा वो बच जाएगा। 9 काम कर लेंगे 3 दिन में और 7/16 मतलब कि 16 का 7वां जो भाग है वो बच जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका तीसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर से आप लोग देख करके आराम से कर सकते हैं। छठवां क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल के पहले 20 ओवरों में औसत रन जो था वो 5.5 था। 290 रन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शेष जो 30 ओवर बचे हैं उसमें आवश्यक औसत रन कितना होना चाहिए आपको बताना है। 50 ओवर का मैच हो रहा है और पहले 20 ओवर हो चुके हैं, तो हम लोग 20 ओवरों में कितने रन बने ये निकाल लीजिए। देखिए 20 ओवरों में एक ओवर में अगर 5.5 रन बन रहे हैं तो 20 ओवरों में रन बनेंगे जाकर के 110। ठीक है, समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर से 110 रन 20 ओवरों में बन गए और टोटल रन हमें 290 बनाने हैं। तो 290 में से 110 घटा दीजिए, तो अभी आपको 30 ओवरों में जो बचे 30 ओवरों में 180 रन और बनाने हैं, तब तो जाकर के 290 रन का लक्ष्य प्राप्त होगा। आपके पास ओवरों की संख्या 30 है और रनों की संख्या 180 है। 30 ओवर में 180 रन बनाने हैं तो कितने की औसत से आप बनाएंगे, प्रति ओवर आपको 6 रन बनाने होंगे। तो प्रति ओवर अगर आपको 6 रन बनाने हैं तो वही आपका औसत रन होंगे। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला ऑप्शन। 180 में आपको 30 से भाग कर देना है तो औसत रन रेट निकल आएगा कि प्रति जो 30 ओवर हैं आपको वो कितने रन बनाने हैं। तो 6 रन अगर आप प्रति 30 ओवर में बनाएंगे तो उसमें आपको 180 रन बन जाएंगे।
7वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए इसका सिंप्लीफिकेशन आपको करना है। आराम से आप इसमें बोर्ड मास लगाइए। सबसे पहले आपको भाग को हल करना है। अगर आप भाग करेंगे 4 में 2 का तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना होता है 36 18 और 7, यहाँ पर बनेगा 20, 20 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा 13। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। 8वां क्वेश्चन है, एक खोखले लोहे का पाइप 10 सेंटीमीटर लंबा है और इसका बाहरी व्यास आपको 18 सेंटीमीटर दे रखा है। यदि पाइप की मोटाई आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी हो और लोहे का भार 8.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा हो, तो पाइप का भार किसके निकटतम में आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप इसको लेवल हाई कह सकते हैं क्वेश्चन का, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे तो प्रश्न आपको बहुत ही ईजी लगेगा। पाइप कैसा होता है, एक बेलन के आकार का होता है। तो पाइप को अगर आप देखेंगे तो उसके आगे का हिस्सा जो होता है वो गोला होता है इस प्रकार से, और इस प्रकार से एक पाइप हो गया। पाइप खोखला है इसलिए उसकी मोटाई को भी आपको ध्यान में रखना होगा। खोखला पाइप है तो इसकी मोटाई यहाँ पर मैंने डॉट डॉट जो कर दी, ये पाइप की मोटाई है। यहाँ पर इसका केंद्र होगा। केंद्र से अगर हम लोग बाहरी सतह पर जाएंगे तो इसका बाहरी त्रिज्या निकलेगी। केंद्र से यहाँ पर से बाहरी त्रिज्या व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो R1 यहाँ पर निकल कर आएगा। 18 दे रखा है व्यास आपको, 18/2 करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब मोटाई आपको यहाँ पर देखिए 2 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ पर आप देखिए प्रश्न में आपको 2 सेंटीमीटर मोटाई दे रखी है, तो 2 सेंटीमीटर मोटाई है, तो इसकी यहाँ पर केंद्र तो हमने माना। अब केंद्र से आंतरिक त्रिज्या की बात करेंगे तो 9 में से 2 घट जाएगा, तो R2 जो आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। R1 9 आ गया, बाहरी त्रिज्या 9 और आंतरिक त्रिज्या 7 आ गई। पाइप इस आकार में है और इसकी लंबाई आपको 10 सेंटीमीटर लंबाई कह सकते हैं, या फिर इसकी हाइट कह सकते हैं। पाइप की कितना ऊंचा है वो लंबाई भी होगी, हाइट भी होगी। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर एच। इसके आयतन निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे, लेकिन आर यहाँ पर 2 होंगे, एक बाहरी वाला एक आंतरिक वाला, तो दोनों को स्क्वायर करके घटा लेंगे। तो कैसा फार्मूला बनेगा, पाई R1 का स्क्वायर। R1 हमारा 9 है, 9 ने 81, और R2 मतलब हमारी आंतरिक त्रिज्या 7 निकली थी, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 10 आपको दे रखी हाइट मतलब कि एच से। पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पर हमने लगाया। पाई की वैल्यू होती है 22/7, और 81 में 49 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 32 मल्टीप्लाई 10। अगर आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 7040/7। अगर अप्रॉक्स की बात करेंगे तो ऊपर 7000 अगर आप मानेंगे और 7 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब में इसका आयतन आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का भार जो है 8.5 दे रखा है, और हमारे पास कितना है टोटल पाइप का आयतन 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और इसने 1 ग्राम का दे रखा है। तो हम इसका क्या करते हैं, टोटल पूरे का निकालना चाहें तो 8.5 मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे। पूरे आयतन से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स में जाकर के बनेगा इस प्रकार से 1 दशमलव लग जाएगा। 8500 किस में आएगा, ग्राम में आएगा। अब देखिए 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, ये आपको मालूम है। तो अगर हम kg में निकालना चाहेंगे तो 8.5 अप्रॉक्स में 8.5 आएगा, और हमने जो वहाँ पर 7040 को 7000 सिर्फ मान लिया था, उसके कारण से ये 4 उत्तर आपको नहीं मिल रहा, लेकिन अप्रॉक्स में निकटतम आपको निकालना है तो सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा समझेंगे तो आपको ईजी लगेगा ये। 9वां क्वेश्चन है, देखिए साधारण ब्याज पर कोई राशि 4 वर्षों में 400 और 5 वर्षों में 420 हो जाती, तो वह राशि आपको निकालनी है। आसान सा क्वेश्चन है, देखिए 4 वर्षों में 400 हो रही है वो राशि, और 5 वर्षों में 20 बढ़ जा रही, मतलब 1 वर्ष का ब्याज कितना निकलेगा, 1 वर्ष का ब्याज निकला 20 रुपये। समझ में आ रहा है। और 4 वर्षों में 400 हो गई, इसका मतलब 4 वर्षों में वो 20-20 करके बड़ी होगी, तो 4 वर्षों में कितना 80 बड़ी होगी। अगर ये 400 हो गया और 4 वर्षों में 80 करके बड़ा होगा तो मूल राशि होगी 400 में से 80 घटा देंगे तो 320 आ जाएगा, तो मतलब मूल 320 रहा होगा। फिर आपने 4 वर्षों में ब्याज दिया, 1 वर्ष का ब्याज 20 रुपये है, तो 4 वर्षों में 400 बन गई होगी। तो यहाँ पर से आपको वह राशि बतानी है, तो सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। आराम से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए, जिसमें से उसने 15 चौके और 2 छक्के मारे। विकेट के बीच में दौड़ करके उसने कितने % रन बनाए, ये आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 120 रन बनाए इसने, और 15 चौके, मतलब 15 चौके 60 होता है, 60 रन तो उसने चौके से बना लिए, और 2 छक्के मारे हैं, मतलब 6 दूनी 12 रन उसने छक्के से बनाए।
टोटल उसने 72 रन जो हैं वो चौके और छक्के से बनाए। टोटल उसके रन जो हैं 120 हैं, मतलब कि 72 अगर घटा देंगे 120 में से तो निकलेगा 48। ठीक है, 48 रन जो हैं उसने दौड़ करके बनाए हैं। और कितने में से 48 बनाए हैं? 120 रनों में से 48 रन दौड़ करके बनाए और प्रतिशत में बनाए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0 0 काट दीजिए, बरत चौक 48, तो 40% रन जो हैं उसने दौड़ करके बनाए हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? इसका लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको एक बार ग्राफ दिख रहा है, ये आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, मुझे भी बहुत कम स्पष्ट दिख रहा है, फिर भी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दिया गया बार ग्राफ जनवरी से जून तक का है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 6 महीने का है। प्रत्येक महीने एक वितरक बेची गई कारों को प्रदर्शित करता है। दूसरे तिमाही में उसने पहली तिमाही की तुलना कितनी कारें अधिक बेची आपको बतानी है। तो 6 महीने में 2 तिमाही बनेगी, ये 3 महीने की, ये 3 महीने की, आधा आधा यहाँ पर से काट लीजिए आप। दूसरे तिमाही में आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा जूम करते हैं, फिर थोड़ा समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर देखिए 0 लिखा है, 20, 40, 60, 80, 100, 120। ठीक है, अब देखिए दूसरे तिमाही की बात करेंगे तो टोटल ये जाकर के बना सबसे मैक्सिमम वाला 120, ये वाला 120। दूसरी तिमाही की बात कर रहे हैं, यहाँ पर से कट कर लीजिए, ये दूसरी तिमाही है आपका अप्रैल, मई, जून वाली, तो 120 मैक्सिमम। इसके बाद ये वाला बनेगा जाकर के 85 है, ये ना दिख रहा हो फिर भी इनको जोड़ना पड़ेगा आपको, और ये जाकर के बनेगा ये 70 लिखा हुआ है। तो दूसरी तिमाही में इसने कार जो बेची हैं 120, 85, 70 बेची, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 275। ठीक है, दूसरी तिमाही में। अब पहले तिमाही की बात करेंगे, यहाँ पर 100 मैक्सिमम बेची हैं पहले, दूसरे में इसने 85 बेची हैं और तीसरे में इसने 60 बेची हैं। इनको जोड़ेंगे अगर आप तो 245 बचेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है दूसरे तिमाही में उसने पहली तिमाही की तुलना कितनी कारें अधिक बेची, तो 275 में से अगर आप 245 को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 30। तो इसका सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। अगर आपको स्पष्ट दिखता तो आप कर सकते थे, आसान सा सवाल था। आपके एग्जाम में स्पष्ट दिखेगा, इस पीडीएफ में थोड़ा सा धुंधला हो गया है, फिर भी जिस प्रकार से आपको प्रश्न को करना है उस तरीकों को आप लोग समझने का प्रयास करिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको 3.6 रुपये दे रखा है, तो वो राशि आपको ज्ञात करनी है। इस प्रकार के प्रश्नों करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है। अगर आपसे 2 वर्ष के लिए पूछा गया तो जो यहाँ पर दर दे रखी है उसको क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए, 6 36 और बटे 100 कर दीजिए, 36 बटे 100 बराबर कर दीजिए जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 3.6 का। ठीक है, अब यहाँ पर आप 36 बराबर, अगर यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो ये बन जाएगा और 36 से काटेंगे तो 1 बराबर आ जाएगा यहाँ पर कितने के, 10 के। 1 बराबर आ गया 10 के, और टोटल आपको 100 में निकालना है तो 100 बराबर आ जाएगा 1000 के। ठीक है, 1000 के, तो 1000 हमारी क्या होगी, राशि होगी। सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन। ये एक ट्रिक होती है, जब आपको 2 वर्षों के लिए दिया गया हो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया हो, तो आपको क्या करना, दर का स्क्वायर करके बटे 100 के और बराबर कर देना है जाकर के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर के। तो यहाँ पर से आपको 1 का निकल आएगा, जब 1 का निकल आएगा तो आपको 100 में निकालना होगा, तो 100 के लिए आपको 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना होगा। सही ऑप्शन आएगा दूसरा वाला ऑप्शन। 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको इसका सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले आपको इसको भाग को हल करना होगा। यहाँ पर देखिए अगर आप 3/6 करेंगे तो 1/2 बनेगा, ये 1/2 बनेगा, और 1/2 से 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, 4 + 7 बन गया। ठीक है, अब समझ में आ रहा है आपको। सबसे पहले आप यहाँ पर भाग हल करेंगे तो 2/4 मतलब कि 1/2, और 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो आ जाएगा 2। अब आगे इस प्रकार से आपको लिख लेना है। तो भाग और मल्टीप्लाई का हमने कर लिया, और यहाँ पर 7 4 11 हो गया, और यहाँ पर से अगर आप जोड़ना चाहेंगे तो ये -2 बनेगा, 11 में से 4 जाएंगे कितना आ जाएगा, 7। इसका सही उत्तर आएगा। कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन। आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड मास का नियम लगाइएगा, पहले आपको भाग का हल करना है, उसके बाद ही आपको मल्टीप्लाई को हल करना होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ए और बी का आपको रेशियो दे रखा है 2 और 3 का, बी और सी का दे रखा है 5 और 6 का, सी और डी का 8 और 9 का। तो ए और डी का निकालना है। देखिए समझिएगा, ए बी का दे रखा है 2:3 और बी सी का दे रखा है 5:6। यहाँ पर देखिए बी कॉमन है, अगर बी यहाँ पर कॉमन है
यहाँ पर देखिए बी और बी कॉमन है, तो इन दोनों की वैल्यू जो होगी वो इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर इक्वल नहीं है तो हम लोग इक्वल करेंगे। ऊपर वाले जो हमारा अनुपात है इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में, और नीचे वाले अनुपात में इसमें 3 का मल्टीप्लाई करिए। अगर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 5 दूना 10, 3 पचे 15, और नीचे वाले को देखिए 3 पचे 15 और 6 का 18। तो ये ए बी सी का अनुपात जो आ गया ए बी सी का वो 10, 15, 18 का आ गया। ये यहाँ पर कहीं पर लिख लीजिए आप, ए बी सी का 10, 15, 18 का आ गया। किसका? ए बी सी का रेशियो हमने तीनों का निकाल लिया। अब क्या कह रहा है, सी और डी का रेशियो 8 और 9 का है। ये सी है, सी और डी कोई पद है, मान लीजिए उसका रेशियो जो है 9 का है। तो अब देखिए सी यहाँ पर 18 है और सी यहाँ पर 8 है। इन दोनों को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर के तीनों अनुपात में आपको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चौक 72, और नीचे अगर आप दोनों के रेशियो में यहाँ पर 8 आ रहा है तो आप यहाँ पर दोनों के रेशियो में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 8 72। तो सी यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। सी को इक्वल करने के लिए आपको जो सारे रेशियो हैं वो सारे रेशियो मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर के तीनों में तो 10 चौको 40 बन जाएगा, ए बी बन जाएगा 15 चौको 60, सी बन जाएगा 18 चौक 72। अब 72 72 बराबर हो गया तो इस रेशियो के आगे हम बढ़ा देंगे और 9 ने 81। तो ए बी सी डी का रेशियो निकला 40, 60, 72, 80। और ये क्या कह रहा है, ए और डी का आपको रेशियो निकालना है। तो ए कितना है 40 और डी कितना है 81, 40 81 का रेशियो होगा। सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं समकोण बनाती हैं वे 5 और 7 हैं। ये समकोण है, देख लीजिए इस प्रकार से। यहाँ पर समकोण 90 डिग्री कोण होगा। इसको हम मान लेते हैं 5 और इसको हम मान लेते हैं 7। ठीक है, जो समकोण बनाती हैं दोनों रेखाओं से समकोण बन रहा है। एक को 5 मान लीजिए, एक को 7। तो त्रिभुज को 5 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाया जाता है। ये 5 सेंटीमीटर है, इसके परितः घुमा दीजिए। इसे घुमाएंगे आप तो एक शंकु बन जाएगा। अगर आप इसे रोटेट करना चाहेंगे तो इस प्रकार से अगर आप घुमाएंगे, रोटेट करेंगे इसको, तो एक शंकु बनेगा। ठीक है, इस प्रकार शंकु बन गया। और यहाँ पर शंकु आप जानते हैं इस प्रकार से बनता है। अब शंकु का आपको आयतन निकालना। शंकु आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई। देखिए सारे ऑप्शन में आपको दे रखा है तो पाई की वैल्यू आपको नहीं रखनी है। आर यहाँ पर कितना है, आर यहाँ पर 7 होगा। देखिए शंकु का नीचे वाली जो भुजा है यहाँ पर 7 होगी, तो 7 49, और हाइट आपको ये 5 जो है इसकी हाइट होगी शंकु की, तो 5 इसकी हाइट हो जाएगी। 49 और 5 का मल्टीप्लाई करिए, 49 5 का मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 245। और पाई तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा बाद में, पाई की वैल्यू आपको नहीं रखनी क्योंकि ऑप्शन में रखा गया पाई। बटे 3 कर दीजिए, 245/3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 81 सही 2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब जो आ जाएगा ये शंकु का आयतन आ जाएगा। आप लोग निकालिएगा, सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन है, 52 मीटर लंबे 47 मीटर चौड़े पानी के टैंक में 220 वस्तुएं डाली गई। यदि एक वस्तु द्वारा विस्थापित पानी का औसत विस्थापन 4.5 मीटर क्यूब है तो टैंक के जल स्तर में लगभग कितनी वृद्धि होगी आपको बताना है। आपने देखिए फिजिक्स में एक नियम पढ़ा होगा, अगर हम किसी भी पत्थर को या फिर वस्तु को किसी पानी के सतह पर डालते हैं तो हमारा पानी का स्तर जो होगा वो कितना बढ़ता है, जितना हमारे पत्थर या फिर वस्तु का आयतन होता है अपने आयतन के बराबर ही वो पानी को ऊपर उठाती है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। अब यहाँ पर आप अप्लाई करिए। यहाँ पर एक वस्तु द्वारा विस्थापित पानी का औसत विस्थापन 4.5 है, मतलब कि एक वस्तु का आयतन आपको 4.5 दे रखा है। तो 220 वस्तुओं का आयतन जो होगा वो 4.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल वस्तुओं का आयतन आ जाएगा। अगर हम ये सारी वस्तुएं पानी में डाल देंगे तो पानी का जो स्तर होगा इसी आयतन के बराबर उठेगा। अब हम क्या करेंगे, टैंक का आयतन निकाल लीजिए। टैंक का आयतन कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। 52 आपको लंबाई दे रखी है, 47 आपको चौड़ाई दे रखी है, और एच मान लिया हमने कि एच उसकी ऊंचाई जो है। अगर हम इन वस्तुओं को डालेंगे तो एच से उसकी वृद्धि होगी, ये आपको निकालनी है। अब आप क्या करिए, 4.5 × 220 और 52 और 47 को क्या करिए इसके नीचे भेज देंगे तो यहाँ पर से आपको इसकी हाइट निकल आएगी। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर का तो आ जाएगा 990 और नीचे वाले का मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2 4 4 4 4। 990/24 44 अगर भाग करेंगे आ जाएगा
0.4050। ये आपका आ जाएगा किस में, मीटर में। हाइट जो होगी हमेशा मीटर में आती है, तो ये मीटर में आ गई। तो आपने यहाँ पर से देखा कि हाइट हमारी मीटर में आ गई। अब आपसे पूछा इसमें सेंटीमीटर में, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर से 40.5 सेंटीमीटर जो आ जाएंगे, इसमें जल वृद्धि आ जाएगी। सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, लास्ट वाला ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन है, 40,000 में एक ने एक स्कूटर को खरीदा है और मरम्मत पर उसने 5,000 रुपये खर्च किए। वह इसे 54,000 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। देखिए 40,000 में खरीदा था और 5,000 मरम्मत में लगाएं, तो स्कूटर जो बन गया वो 45,000 का टोटल बन गया और उसने 54,000 में बेच दिया। मतलब फ़ायदा कितने का हुआ उसे, 9,000 का फ़ायदा हुआ। 9,000 का फ़ायदा किस में हुआ, 45,000 रुपये का। जब स्कूटर उसने 54,000 में बेचा तो उसे 9,000 का फ़ायदा हुआ। तो 9,000 बटे 45,000 और मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे तो ये लाभ परसेंटेज में आ जाएगा। यहाँ पर से 3 जीरो काट दीजिए, 3 जीरो से 9 पना 45 और 100 में 5 का भाग करेंगे तो 20% का उसे लाभ हुआ। सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी के पास कुल राशि 1800 है। यदि ए की राशि का 4/3 बी की राशि के 2/3 के बराबर है, तो बी के पास कितनी राशि आपको बताना है। देखिए ए और बी के पास कुल राशि 1800 है। अगर हम ए को x मान लें, ए के पास मान लीजिए x रुपये है, तो बी के पास कितना होगा, 1800 माइनस x रुपये होगा, तभी तो जुड़ करके 1800 बनेगा। ए की राशि का 4/3 मतलब x का 4/3 बराबर 1800 माइनस x के 2/3 के बराबर है। ये आपसे प्रश्न में कह रहा है, तो यहाँ पर से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। 3 से 3 कट जाएगा और 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो 2x बराबर 1800 माइनस x, तो 3x बराबर 1800, तो x बराबर यहाँ पर से 6 आ गया, 600 आ गया। x बराबर 600 आ गया, तो a जो होगा उसके पास राशि होगी 600। अगर a के पास 600 होगी तो b के पास 1800 माइनस 600, 1800 माइनस 600 बराबर 1200 जो होगी वो b के पास राशि होगी। तो a की 600 आ गई और b की 1200, दोनों के मिलाकर के 1800 बन जाएगी। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको 2 पाई चार्ट दिए गए हैं। ये पाई चार्ट को देख लीजिए आप लोग, एक 2017 का, एक 2018 का है। विभिन्न कंपनियों के 2017 और 18 में प्रतिशत हिस्सेदारी का ग्राफ है। बाजार की कुल बिक्री 2018 में 150 करोड़ से बढ़कर के 225 करोड़ हो गई। मतलब 2017 में 150 करोड़ की बिक्री हो रही थी और 2018 में 225 करोड़ की बिक्री हो गई। कंपनी डी की 2018 में हुई बिक्री से 2017 में हुई बिक्री का आपको रेशियो निकालना है। कंपनी डी देखिए यहाँ पर 27% है 2018 में और 30% है 2017 में। तो हम सबसे पहले 2018 का निकालते हैं, क्योंकि रेशियो पूछा है, पहले 18 का आपको रखना पड़ेगा। 18 में 225 करोड़ टोटल कंपनी की बिक्री हुई, जिसमें से डी ने कितना बेचा, 27% का, 27/100 कर दीजिए, रेशियो लगा दीजिए। इसके बाद 2017 में 150 करोड़ की कंपनी की बिक्री हुई, जिसमें से डी ने बेचा 30%, 30/100 कर दीजिए। यही रेशियो आपको निकालना है। 100 से 100 कट जाएगा यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर से देखना चाहेंगे तो 15 में 225 और 15 धाम का 150, फिर से कट जाएगा, 5 3 15, 5 दूना 10। अब 9 से यहाँ पर 3 से काट दीजिए तो 9 आ जाएगा, 3 धाम में 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया रेशियो 9 3 27 रेशियो 20 का अनुपात आ जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। 2018 और 2017 में आपको रेशियो पूछा था, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको देखिए स्पष्ट ना नज़र आ रहा हो तो वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ाइएगा। यहाँ पर आपको ABCDDEF जो कंपनी दी गई हैं उसके परसेंटेज लिखे गए हैं 2017 और 18 में। ना समझ में आए तो एग्जाम में हल करने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर सिर्फ आप लोग करने का तरीका जान लीजिए। देखिए 20वां क्वेश्चन है, 4 वर्ष पहले पति पत्नी और उसके बच्चे का औसत आयु 26 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की आयु 22 वर्ष थी। तो पति की वर्तमान आयु आपको निकालनी है। चलिए करने का प्रयास करिए। देखिए 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 4 वर्ष पहले पति को हम लोग P से लिख लेते हैं, पत्नी को PT से लिख लेते हैं और उनके बच्चे को C से लिख लेते हैं। इन तीनों के अगर हम लोग आयु की बात करेंगे, यहाँ पर औसत आयु दे रखी है, मतलब सभी की औसत आयु 26 है, तो इनकी टोटल आयु करेंगे तो हम 26 × 3 कर देंगे तो टोटल आ जाएगी
पति पत्नी और चिल्ड्रेन की टोटल आयु आ जाएगी 26 × 3 कितना आ जाएगा 78। 78 आई 4 वर्ष से पहले। अगर अभी की बात करेंगे तो तीनों जो होंगे वो 4-4 साल बढ़ जाएंगे। अगर तीनों 4-4 साल बढ़ गए तो इनकी टोटल एज में 4 × 12 बढ़ जाएगा। तो इस समय 78 + 12 ये 90 साल के होंगे तीनों मिला करके। समझ में आ रहा है। आगे क्या करा, 3 वर्ष से पहले पत्नी और बच्चे पीटी और चिल्ड्रेन जो हैं वो 3 वर्ष से पहले 22 साल के थे। तो मतलब दोनों अगर 22 साल के हैं तो दोनों औसत आपको दे रखा 22 ना, तो टोटल इनकी 44 होगी। दोनों की आयु का योग 44 होगा। एक की अगर 22 दे रखी है औसत में तो दोनों की 44 होगी। लेकिन 3 वर्ष से पहले अब कितनी होगी, दोनों में 3-3 साल की बढ़ोतरी हो जाएगी, मतलब 6 साल 50, यहाँ पर 6 जोड़ लेंगे, 44 6 50। तो पत्नी और चिल्ड्रन जो हैं इस समय 50 साल के हैं और पति पत्नी और चिल्ड्रन इस समय 90 साल के हैं। तो 90 में से 50 घटा देंगे आ जाएगा 40। तो इस समय पति की वर्तमान आयु हो जाएगी 40। ठीक है, सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन। समझने की बात है, जितना अधिक आप समझेंगे उतने तेजी से आप सवाल को लगाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, 2 स्टेशन है पी और क्यू। यहाँ पर एक पी स्टेशन हम लिख लेते हैं, क्यू। दोनों के बीच की दूरी है 570 किलोमीटर। पी से सुबह 5 बजे एक ट्रेन निकलती है, इधर से 5 बजे एक ट्रेन निकलती है और 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से क्यू की ओर जाती है। एक अन्य ट्रेन जो है ये 5 बजे चल रही थी, ये 6 बजे चलेगी। क्यू से चलना स्टार्ट करती है, इधर चलना स्टार्ट करती है और 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पी की ओर जाती है। दोनों ट्रेनें किस समय आपस में मिलेंगी। बढ़िया क्वेश्चन है, लगाने का प्रयास करिए। देखिए ये 5 बजे चल रही है, 6 बजे चल रही, तो 1 घंटे का अंतर है। पी 1 घंटे में कितना जाता है, 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 90 किलोमीटर जाएगा। तो ये 90 किलोमीटर 1 घंटे में चला गया। ठीक है, अब 570 में से अगर आप 90 घटाएंगे तो 570 में से अगर आप 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा जाकर 480। समझ में आ रहा है, 480 बची, उनके बीच की दूरी 480 बची। अब ये 6 बजे, 5 बजे से 6 बजे तक उसने 90 किलोमीटर चल लिया। अब ये 6 बजे यहाँ से स्टार्ट करता है चलने दूसरी गाड़ी क्यू से। अगर ये दोनों एक ही ओर चल रही होंगी तो दोनों की जो गति है आपस में जुड़ जाएगी। 90 और 70 आपस में जुड़ करके बनेंगे कितने, 9 7 16, 160 किलोमीटर पर आवर की गति से दोनों चलेंगे। ठीक है, एक तरफ चलेंगे ना, दोनों एक ही दिशा में जब चल रहे हैं एक दूसरे की ओर तो दोनों की जो गति होती है जुड़ जाती है। तो दोनों की गति जुड़ करके 160 किलोमीटर पर आवर बन गई। दूरी उनके बीच की अब बची है जाकर के 480, क्योंकि पी जो चल रहा था वो 1 घंटे पहले चल रहा था। तो 1 घंटे पहले चलेगा तो 90 किलोमीटर ज़्यादा ही चलेगा पी। अब 16 × 48 मतलब 3 घंटे में ये 480 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। 3 घंटे, कब से 3 घंटे, सुबह के 6 बजे से 3 घंटे बाद ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो 6 3 9 AM पर दोनों मिल जाएंगे। सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा तीसरा ऑप्शन। अब देखिए बीच की दूरी बची थी 480 और दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे थे तो हमने जोड़ दिया 9 7 16। तो 3 घंटे बाद यहाँ पर से दोनों मिल जाएंगे और पी हमेशा ज़्यादा रहेगी उसकी दूरी, क्योंकि पी 1 घंटा पहले स्टार्ट किया था चलना। तो 3 घंटे बाद मिलेंगे। तो कब से, हम 5 बजे से नहीं जोड़ेंगे, हम 6 बजे से जोड़ेंगे, क्योंकि हमको क्यू के साथ स्टार्ट करना है समय को। तो 6 3 9 AM पर दोनों मिल जाएंगे। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, दोनों कार की गति का अनुपात 6:5 है। ये दूसरी कार 6 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है, तो पहली कार की गति आपको निकालनी है। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको मैं आपके लिए करने के लिए छोड़ देता हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय करिएगा। चाल को मान लीजिएगा, अगर हम मानेंगे दूसरी कार की चाल को 5x मानेंगे तो चाल बराबर दूरी बटे समय करके x की वैल्यू निकालिएगा। जब आप x की वैल्यू निकाल देंगे तो दोनों कार की गति निकल आएगी। और आपको पहली कार की गति बतानी है, आप इन्हें ऑप्शन को देख करके कर सकते हैं। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। 25 क्वेश्चन में से 24 क्वेश्चन करा देते हैं। ये सिंपली से क्वेश्चन है, इसे आप कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाइएगा तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर इसको करके हम भेज देंगे। ये तो आप कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, बहुत ढेर सारे लोग इसका सही ऑप्शन लिखेंगे, तो वहाँ पर से भी आप लोग देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदा गया, इसकी मरम्मत में उसने 50 रुपये खर्च किया। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे करके
उसने 20% का लाभ में बेच दिया तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 400 रुपये में आपने खरीदा, 50 रुपये मरम्मत में लगाया, तो उस वस्तु की कीमत जो हो गई वो 450 रुपये मूल कीमत हो गई। अब आप क्या करना है, आपको अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है, तो इसमें आप क्या करेंगे 100/90 कर देंगे। 450 को 100/90 से बढ़ाएंगे, 10% ज़्यादा से बढ़ाएंगे तो आपको अंकित मूल्य मालूम चलेगा, और इस पर इसे 20% का लाभ भी कमाना है। 120/100 कर देंगे। अब 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 पन्ना 45 और 12 पंचे 60, मतलब 600 रुपये जो होगा वो इसका अंकित मूल्य होगा। अब 600 रुपये में आप अगर 10% छूट देंगे तो 450 का 20% के हिसाब से आपको लाभ होगा, ये आपको समझना होगा। सही ऑप्शन होगा दूसरा ऑप्शन। 24 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपको लाइन ग्राफ दिया गया, 6 मैचों में एक बल्लेबाज जो स्कोर कर रहा है, ऐसे कितने मैच है जिसमें पिछले मैच की तुलना में उसका प्रदर्शन बेहतर था। जब ग्राफ ऊपर जाता है इसका मतलब उसका प्रदर्शन बेहतर हो रहा है, जब रन ज़्यादा बनाएगा तो प्रदर्शन ज़्यादा, कम आएगा इसका मतलब नीचे आ रहा है, इसका मतलब प्रदर्शन उसका नीचे हो गया पिछले की अपेक्षा। तो आप ये देखिए कितनी बार ग्राफ ऊपर गया है। देखिए पहली बार ऊपर गया ना यहाँ पर, तो एक बार उसका प्रदर्शन बढ़िया था पिछले मैच की तुलना में। दूसरी बार फिर ऊपर देखिए उठा, पिछले से ऊपर उठा, तो एक और बार उसने बेहतर प्रदर्शन किया पिछले मैच की तुलना में। अब तो ये नीचे गिर गया ना, इसको नहीं जोड़ेंगे। अब फिर ये ऊपर उठ रहा है, तो एक बार फिर इसने अच्छा प्रदर्शन किया पिछले मैच की तुलना में, फिर नीचे गया तो उसको नहीं जोड़ेंगे। 3 बार ऐसा हुआ है जब उसने पिछले मैच की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। यहाँ पर आप ग्राफ को देख करके आराम से कर सकते हैं। ये 25 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये मैथ का देखिए हमारा 75 नंबर क्वेश्चन है। तो 51 से लेकर के 75 तक के जो क्वेश्चन थे मैथ के क्वेश्चन थे, तो ये 25वां क्वेश्चन होगा मैथ का। सेक्शन वाइज सेक्शन आपके क्वेश्चन चलते हैं, तो 51 से 75 तक मैथ के क्वेश्चन थे। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक आपको दे रखा है 2 और लघुत्तम समापवर्तक आपको 60 दे रखा है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 14 अधिक हो तो छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। अच्छा क्वेश्चन है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पर लासा गुणे मासा करेंगे तो 2 × 60 करेंगे, और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या अगर 100 मान लें तो दूसरी संख्या अपने आप जो होगी वो 100 + 14 हो जाएगी, क्योंकि ये कह रहा है ना कि दूसरी संख्या 14 अधिक है, तो छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो 120 बराबर x² + 14x, यहाँ पर से एक द्विघात समीकरण बनेगा। x² + 14x माइनस का 120 बराबर 0। इसे आप लिख लीजिए। यहाँ पर से आपको x की 2 वैल्यू मिलेंगी। जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो बड़ी संख्या होगी, जो छोटी वाली वैल्यू होगी वो छोटी संख्या होगी। 120 का ऐसा गुणनखंड करिए कि आपको 14 मिले। 20 छंगम 120, 20 से अगर 6 घटाएंगे तो हमें 14 मिल जाएगा। तो 20x में से हम 6x को घटा देंगे तो मिल जाएगा 14x। यहाँ पर से x कॉमन लेंगे तो x + 20 आ जाएगा, और यहाँ पर से -6 कॉमन लेंगे तो x + 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर x + 20 एक कोष्टक में आ जाएगा और एक कोष्टक में आ जाएगा x + 6 बराबर 0। तो एक वैल्यू आपकी x बराबर 6 आ जाएगी, और एक वैल्यू यहाँ पर x बराबर -20, मतलब कि माइनस में तो होता नहीं है कोई भी संख्या, तो प्लस में आ जाएगी। बड़ी संख्या होगी 20 और छोटी संख्या होगी 6। यहाँ पर 14 अधिक भी आप देख भी सकते हैं, तो आपसे छोटी वाली संख्या पूछा है, छोटी संख्या 6 होगी, दूसरी जो थी 14 अधिक होगी, तो हमने निकाल ही लिया दूसरी संख्या 20 होगी। तो इसका सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। तो हमने आपको 2019 में ये जो SSC GD कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसके मैथ के सारे प्रश्न कराएं। तो मैथ का आपने लेवल देख लिया, लगभग 20 क्वेश्चन आपके इजी आते हैं और 5 क्वेश्चन जो हैं थोड़ा से अच्छे लेवल के आते हैं। आप 25 में 25 हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, उससे भी आप लोग करने का प्रयास करिएगा और अपना स्कोर बताइएगा। अगर आप SSC GD कांस्टेबल या फिर आर्मी में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका। हाई स्कूल इसकी पास योग्यता आप समझेंगे, ये मतलब हाई स्कूल स्टैंडर्ड का आपका पेपर होगा, जिसमें 100 में से आप अच्छे स्टूडेंट होंगे तो 80 से ऊपर सही कर सकते हैं। वरना अगर आप 65+ भी कर लेते हैं तो SSC GD कांस्टेबल में पिछले बार 65+ वालों का सिलेक्शन हो गया है। तो आप लोग इसे करने का प्रयास करिए। SSC GD कांस्टेबल के जो पिछले बार पेपर हुआ था उनके जो भी लोग ज्वाइनिंग कर लिए हैं उनकी ट्रेनिंग इस समय चल रही है, ठीक है। तो आप लोग भी इसको निकालिए, एग्ज़ाम निकालिए, उसके बाद ट्रेनिंग में जाइए, बढ़िया मौका है। कोरोना से वैसी वैकेंसी नहीं आ रही, कोरोना के कारण अब एक वैकेंसी आई है, तो फार्म के आवेदन करिए, उसके बाद तैयारी में लग जाइए। हम आपको लगातार पिछले साल के पेपर कराते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है, मैथ का पेपर था,
आप लोग इसका लेवल पैटर्न जान लिए और आपने कितने क्वेश्चन हल किए हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप लोग इसी तरह की और सीरीज चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा, आप जितने कहेंगे उतने आपको पेपर कराएंगे, सारे पेपर कराएंगे। अभी तो हमने मैथ का कराया है, फिर आपको रीजनिंग भी करा देंगे, जीएस भी करा देंगे, और हिंदी या इंग्लिश में जो भी आप करना चाहें पेपर में वो आप कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल हिंदी आती है। जो इंग्लिश में जिसको कठिन लगता हो वो हिंदी का पेपर करिएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी का सिंपल से पेपर करके एसएससी जीडी कांस्टेबल में अच्छे अच्छे पदों पर चले गए। तो आप लोग प्रयास करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी दिनों बाद वीडियो आया, थोड़ी समस्या चल रही थी, लेकिन फिर भी आपके जीडी की वैकेंसी आई तो हमने कहा आपके लिए एक वीडियो बनाते हैं, और ये वीडियो आप लोग देखिए, अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।